हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका पूना, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है सतारा। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो गाइस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी मुंबई में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सामने, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। तो पहले ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है विपिन चंद्रपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। अब गाइस, इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपके दो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा और दो क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन से बनाएंगे। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा है राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। तो वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए कौन कौन से उत्सव प्रारंभ किए गए। तो वो है आपके गणपति और शिवाजी उत्सव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आ चुका है और इसके अलावा ये आपका यूपीएसआई में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसकी जगह कहीं स्टार या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन में लिख लीजिएगा या मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है आपका पटना, ऑप्शन बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन सी है सासाराम और ऑप्शन डी है रोहतास। गाइस, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को देखते ही ये क्वेश्चन तुरंत माइंड में आ गया होगा कि शेरशाह का मकबरा जो स्थित है वह है आपका सासाराम में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो ऑप्शन ए आपका वहन पर आक्रमण, ऑप्शन बी है सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन सी है कलिंजर पर आक्रमण और ऑप्शन डी है नारायणपुर पर आक्रमण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सोमनाथ पर आक्रमण। तो सोमनाथ पर इसने जब आक्रमण किया था, किसने, महमूद गजनवी ने। इसने जब आक्रमण किया था तो वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी धन मूर्तियाँ उठा के लेके गया था। तो ये जो है इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण कह सकते हैं। इस आक्रमण में इसने जो है धन बहुत अर्जित किया था, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा सेना को ये यहीं पे छोड़ के और जो है अपनी आधी सेना लेके वापस गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। गाइस, अगर महात्मा बुद्ध का नाम कहीं पे आता है तो वो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा बुद्ध से आपके एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था 563 ईस्वी में। तो कब हुआ था, अगर गाइस कहाँ के पूछें तो बता सकते हैं कि स्थान लुम्बिनी है और इनका जो जन्म स्थान था लुम्बिनी है और इनका जो जन्म डेट थी या जन्मदिन था वो था 563 ईस्वी में। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है आपका इलाहाबाद संगम, ऑप्शन सी है बोध गया उर्वेला निरंजन नदी के तट पर, ऑप्शन डी है आपका जम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। तो गाइस, अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो पहला नाम था वो था सिद्धार्थ। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको सब लोग बुद्ध कहने लगे थे, महात्मा बुद्ध कहने लगे थे। अब महात्मा बुद्ध की बात करूं तो महात्मा बुद्ध से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। अगर प्रथम उपदेश को ना लेके पूछेंगे सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, तो वो था आपका श्रावस्ती में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन सामने दिए गए हुए हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है नंदलाल, ऑप्शन बी है बीसी सन्याल, ऑप्शन सी है यामिनी राय, ऑप्शन डी है आपका अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो गाइज, इसका जो सही ऑप्शन में होगा वो आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन डी होगा, अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं, जिन्होंने चित्रकला बंगाल की शैली का जो है चित्रकला बंगाल की शैली के अग्रदूत थे। तो गाइज, चलते हैं अभी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका एसएससी जीडी की भर्ती में 2 बार आया हुआ है तथा
उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में एक बार आया हुआ है। तो ये आपका मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पढ़ते हैं। नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ से हुआ था? तो गाइज यह मोहिनीअट्टम जो नृत्य है यह एक लोक नृत्य है, यह एक लोक नृत्य है और इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका केरल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका मणिपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु भी दिए गए हैं, तो तमिलनाडु से नहीं हुआ था, इसका विकास हुआ था आपका केरल से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कौन सा है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है आपका गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन सी है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है आपका कृष्णा कावेरी। तो गाइज ये जान लीजिए आपकी जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं वो बनाती हैं आपकी गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी बनाती है और कृष्णा और कावेरी नहीं बनाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को एक ही में दे दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9वां। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? यानी वह कौन सा स्थान है जहाँ पे 365 दिन या कह सकते हैं पूरे साल भर वर्षा होती रहती है? तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अगर आप पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मानसूनी, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखी, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरी, ऑप्शन डी है टुंड्रा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखी पे जो है 3 साल के 366 दिन बारिश होती रहती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पटना से इटली, यानी अब सुमेलित नहीं है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यह है क्या चीज़ है। तो गाइस पहले इन ऐसे क्वेश्चन से बच्चे घबरा जाते हैं, लड़के घबरा जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो है ज्वालामुखियों के नाम दिए हुए हैं और ये जो ज्वालामुखी जिस स्थान पे उस स्थान का नाम दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ज्वालामुखी उस स्थान पे है जिसका नाम उसके सामने दिया हुआ है? तो एटना जो है इटली में नहीं है, प्यूजमा जो है जापान में नहीं है, पोपा जो है म्यांमार में नहीं है, और क्रेकट जो क्रोकाटोवा है वो इंडोनेशिया में है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? ऑप्शन ए है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का निर्धारक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, अब बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन मैं चारों बताऊंगा उसके बाद आपको सही उत्तर बताऊंगा। गाइज अगर आप लोगों को ये पता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। ऑप्शन ए है वाणिज्य बैंक जनता से जमा लेते हैं, ऑप्शन बी है केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं और ऑप्शन सी है आपका सरकारी ऋण जारी करते हैं, ऋण जारी किए जाते हैं और ऑप्शन डी है वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बैंक दर ब्याज की दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी है राजस्व घाटा, ऑप्शन डी है आपका अवयव घाटा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो होता है ये आपका मतलब भारत सरकार के बजट में सबसे ज़्यादा इसी का घाटा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? तो बेरोजगारी है, इसका जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं तकनीक, ऑप्शन बी है चक्रीय, ऑप्शन सी है घर्षणात्मक, यानी जो घर्षणात्मक होता है, और ऑप्शन डी है आपका संरचनात्मक। तो इसका जो सही उत्तर है अधिक बेरोजगारी है, अधिकतर बेरोजगारी है वो है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 15। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। योजना जरूर पूछी जाती है हर प्रश्न में, खासकर जो SSC GD के क्वेश्चन आते हैं उनमें आप जितने भी आपके पेपर हुए हैं आप सारे पेपर उठा के देख लीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उनमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन
या मैं तो उन्हीं प्रश्नों से ही लेके आता हूँ, जो पेपर होते हैं आपके उन्हीं पेपरों से ही मैं आपके क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मेरे सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के जो बैक पेपर हो चुके हैं उन्हीं के मैच करने वही क्वेश्चन है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन से पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देने से। ऑप्शन बी है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार की रोजगार प्रदान करने के लिए। या ऑप्शन सी है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कुल विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है कुटीर ज्योति योजना बनाई गई। तो गाइस इस क्वेश्चन से आप देख भी सकते हैं कि कुटीर ज्योति मतलब होता है लाइट, यानी विद्युत, तो आप समझ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो गाइस भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन करवा भी दिया है, तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन के साथ इसका उत्तर भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी है संघीय प्रणाली, और ऑप्शन आपका सी है मूल अधिकार, और ऑप्शन डी है आपका मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो संसदीय प्रणाली ली गई है ये जो है इंग्लैंड से ली गई है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। कालानुक्रम मतलब किस क्रम से उन लोग रहे हैं। तो पहला प्रधानमंत्री आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जिन ऑप्शन में आपका 2 दिया हुआ है वो सही है। तो अब ये आपका गलत है, ये आपको पता चल गया। अब दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आइए जान लेते हैं दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे आपकी इंदिरा गांधी, यानी 2 के बाद 1 दिया हो, यानी यहाँ पे जो मिल रहा है 2 के बाद यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 3 और 2 दिया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि तीसरे नंबर के मोरारजी देसाई थे और चौथे नंबर के चरण सिंह थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 16 वर्ष 18 दिन था। उनके बाद जो बनी थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी मात्र एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने त्यागपत्र देने के बाद दोबारा से पदवी ग्रहण की थी। और ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इनके बारे में जान लें। जो मोरारजी देसाई थे ये जो है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, और जो चौधरी चरण सिंह थे ये जो है कभी भी संसद में गए ही नहीं थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 18वां। अगला प्रश्न देखते हुए चलते हैं आपका, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 2 विकल्प, ऑप्शन ए है केवल 1 विकल्प, ऑप्शन सी है भरे जाने वाले पदों से 1 कम विकल्प, ऑप्शन सी है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उतने ही विकल्प होते हैं जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। अभी ये शून्यकाल की जो प्रणाली ली गई थी ये किस देश से ली गई थी, ये आप लोग बताइएगा मुझे, तो मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ आपको। ऑप्शन ए है प्रश्नकाल से पहले का समय, या ऑप्शन बी है सत्र का पहला घंटा, या ऑप्शन सी है आपका प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, या ऑप्शन डी है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय जो होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल किसे कहा जाता है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये आपका मैंने डाला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है। गाइज मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रोवाइड ही करवाता रहता हूँ जिनके लेखक और वो कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं।
बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, पुस्तक के लेखक थे। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूपीएसआई या एसएससी जीडी या फिर आरओ या एआरओ या फिर आप ले सकते हैं एसएससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, तो उनके लिए ये जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उन्हें शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।